नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन। कि जो मानव है उस मानव के अंदर श्वसन की क्रिया कैसी होती है। जो अपना मानव है वो मानव कौन सी गैस को इन करता है और कौन सी गैस को आउट करता है। जैसे अपन बात करेंगे कि जो मानव है वो मानव जो अपनी O2 गैस है उसको क्या करता है, श्वसन की क्रिया में लेता है और CO2 गैस को श्वसन की क्रिया में बाहर निकालता है। तो आज हम जानेंगे कि जो अपना श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसके अंदर जो अपना इसकी स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है वो कैसी होती है। इसके बाद में हम जानेंगे कि जो अपनी स्ट्रक्चर थी जिसमें उसके बहुत सारे भाग हैं, कि जो भी अपने स्ट्रक्चर में भाग होंगे वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके संरचना के बारे में कि जो मानव का श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसमें संरचना की बात करते हैं कि उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मानव है उस मानव में सबसे पहले वहाँ पे आती है उसकी नोज, नाक आती है, जिसे अपन नासा द्वार भी कहते हैं। इसके बाद में हम यहाँ की बात करते हैं, इसे बोलते हैं हम माउथ, मुंह या माउथ कैविटी, मतलब मुंह नाल बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये नाक और मुंह ये दोनों आके एक जगह यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से बाद में बात करते हैं कि जो ये है वो जाएगा अपनी गर्सनी है, फेनरिक्स है, उसमें जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक उभारनुमा जो अपनी संरचना होती है, उभारनुमा, जहाँ से अपन बोल रहे हैं उस चीज़ को अपन बोलते हैं लेरिंक्स बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। जहाँ से अपनी आवाज़ निकल रही है उस चीज़ को अपन कंठ बोलते हैं। इसे अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसे अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो अपना स्वर तंत्र है वो एक यहाँ पे होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो स्वर तंत्र है उसके नीचे एक संरचना होती है जो जिसे अपन ये जो राउंड राउंड संरचना है इसे अपन कहते हैं उपास्थि वलय कहते हैं, रिंग वलय कहते हैं, उपास्थि वलय। और जो ये लाइन जो आ रही है सीधी, इस जो नली आ रही है उस नली को अपन कहते हैं ट्रेकिया, उसे अपन कहते हैं ट्रेकिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो अपने लंग्स हैं, जो अपने फेफड़े हैं, वहाँ पे आके ये दोनों तरफ से डायरेक्शन चेंज करती है और वहाँ भी क्या होती है, उपास्थि वलय होती है। और इनको अपन बोलते हैं, जो ये संरचना है इस संरचना को अपन बोलते हैं, जो ये वाली संरचना है इसको कहते हैं अपन श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकिया कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। इसके बाद में जो ये संरचना आगे वाली जो संरचना है, जो ये कूपीनुमी संरचना है, यहाँ पे गुब्बारे के समान, जो अपने कह सकते हैं कि ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एविलाई कहते हैं या कूपिका कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ये पूरा जो फेफड़ा है, जो अपना लंग्स है, इस लंग्स को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायफ्राम कहते हैं, इसे अपन डायफ्राम कहते हैं। तो एक बार इसे वापस से अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले जो अपनी श्वसन है वो श्वास कहाँ से प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है अपने नाक से। इसमें कौन कौन से इसके अंग हैं, पहला नाक है और मुंह है, मुंह से हवा अपनी प्रवेश करती है। इसके बाद में वो आती है अपनी ग्रिसनी में, ग्रिसनी के बाद में क्या होता है कि जो अपना ये कंठ द्वार है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद में जो अपनी ट्रेकिया है उस ट्रेकिया में आती है और जिसमें एक संरचना होती है गोलाकार, उसे अपन बोलते हैं श्वास नली बोलती है, उपास्थि वलय बोलते हैं, रिंग वलय बोलते हैं। इसके बाद में जो संरचना है इसे बोलते हैं अपन श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी के बाद में जो ये कूपीनुमा संरचना है, ये उभारनुमा संरचना है गुब्बारे के समान, उसे अपन बोलते हैं एविलाई या कूपिका बोलते हैं। और जो ये संरचना बन रखी है जो गोलाकार, जिसको मतलब ये सब चीजें इसमें पैक हैं, उस चीज को अपन बोलते हैं डायफ्राम। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो अपने फेफड़े, उन फेफड़ों के ऊपर जो हड्डियां होती है, जो अपनी अस्थि होती है, वो अस्थियां इनके ऊपर होती है, वो अस्थियां इनके ऊपर और पाई जाती है। तो ये तो अपनी स्ट्रक्चर की बात कंप्लीट हो गई। हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि जो इसके मैकेनिज्म है, जो मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है अपने श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने समझ लिया कि इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है और कौन कौन से उसमें भाग हैं जो श्वसन तंत्र में जो अपनी श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अपना श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मानव श्वास लेता है वो कौन सी श्वास लेता है और किस क्रिया के दौरान लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मानव है, वो मानव जो वायुमंडल में उपस्थित अपनी जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो अपनी O2 गैस है, कहने का मतलब जो अपनी ऑक्सीजन गैस है, उसको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और ये ग्रहण कब करेगा,
एक होती है विसरण की क्रिया। वो ग्रहण कब करेगा? विसरण की क्रिया के दौरान करेगा। जब विसरण की क्रिया अपन किसको कहते हैं? जब क्या हो जाए कि जो अपने वायुमंडल में क्या होगी, O2 की मात्रा ज़्यादा होगी और अपने शरीर में क्या होगी, O2 की मात्रा कम होगी। अपन ये कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो अपनी जो O2 गैस है वो क्या करेगी, मतलब बाहर क्या है, ज़्यादा मात्रा में O2 है और अपने शरीर में क्या हो गई, O2 की मात्रा कम हो गई और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो क्या करेगी इस कंडीशन में, जो O2 है वो O2 अपने जो नाक और अपना मुंह है उसके द्वारा श्वसन मतलब O2 गैस को अंदर लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन मोस्टली जो अपना नोज है, नाक है या नासा द्वार है, उसके द्वारा ही क्या लेता है, जो अपने O2 गैस का उसको ग्रहण करता है। तो जो अपने नासा छिद्र हैं, उन नासा छिद्र में बहुत सारे श्लेष्मा होते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे रंध्र टाइप के एक कुछ चीज़ें होती है जो क्या करती है कि जो अपने श्वसन के दौरान जो भी अपन सांस लेते हैं उस टाइम क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण रहते हैं। तो धूल के कण क्या होते हैं कि अपनी बॉडी में प्रवेश नहीं करते, इसलिए नाक जो अपना श्वसन जो अपने नाक है उस नाक में बहुत सारी श्लेष्मा होती है जो अपने कीट, जो भी अपने कीट वगैरह हैं, जो भी अपने जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह, जो भी अपने धूल के कण, डस्ट के कण हैं, उनको यहाँ पे रोक लेता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो अपनी श्वसन है वो श्वसन जाएगी अपने ट्रेकिया में। वो जो श्वसन है वो अपनी जो गैस है वो कहाँ पे पहुंचेगी, ट्रेकिया में पहुंचेगी और जो अपनी ट्रेकिया है उस ट्रेकिया के दौरान वो पहुंच जाएगी अपनी श्वसनी में, वो पहुंच जाएगी अपनी श्वसनी में और श्वसनी के पश्चात वो पहुंचेगी जो अपनी एनुलाई थी, अपनी कूपिका थी, उन कूपिकाओं में ये गैस जो O2 थी वो पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो अपनी कूपिकाएं हैं वो कूपिकाओं का आकार कुछ इस प्रकार से होता है और इन कूपिकाओं में क्या होती है, बहुत सारी रंध्र वाहिनियाँ होती है, ऐसी बहुत सारी क्या होती है, ऐसी रंध्र वाहिनियाँ होती है जिनमें हमेशा क्या रक्त बहता रहता है, जिनमें हमेशा ब्लड बहता रहता है। और ये ब्लड क्या करता है, इस ब्लड के अंदर एक वर्णक होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना रक्त है उस रक्त के अंदर O2 को जोड़ने वाला एक वर्णक होता है, जो अपनी श्वास है उस श्वास को शरीर के विभिन्न जो अपने भाग है वहां तक पहुंचाने के लिए एक वर्णक है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसे अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो अपनी O2 गैस थी वो O2 अपनी इस हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, इससे बॉन्ड बना के और पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो ये अपनी इसकी कुछ कार्य प्रणाली हो गई कि इस प्रकार से जो अपना लंग्स है या अपना श्वसन तंत्र है वो कार्य करता है कि नासा द्वार से अपनी O2 गैस प्रवेश करेगी, फिर बाद में ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया में आने के बाद वो श्वसनी में आएगी, श्वसनी से वो पहुंच जाएगी अपनी कूपिकाओं में और कूपिकाओं में पहुंचने के बाद क्या होगा, वो रक्त के साथ जुड़ जाएगी और रक्त के साथ जुड़ के पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या करता है कि जो अपना हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ में क्या करता है कि वापस आते वक्त कूपिकाओं में वापस आते वक्त क्या करता है, CO2 की मात्रा को अपने साथ लाता है। जब CO2 की मात्रा को अपने साथ लेके आएगा तो वो क्या करता है कि CO2 की सांद्रता शरीर के अंदर ज़्यादा है और वायुमंडल में कम है, तो वो क्या करता है कि CO2 की मात्रा को यहाँ पे छोड़ देता है और वापस से जो जिस मार्ग से O2 गैस आई थी उस मार्ग से वापस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से अपना रेस्पिरेशन सिस्टम काम करता है। इसके बारे में हम कुछ ये भी जानते हैं कि जो अपना श्वसन है, विसरण है, मतलब श्वसन की क्रिया में कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे जो मेन है अपना लंग्स है, फेफड़ा। जो अपनी कूपिकाएं हैं उन कूपिकाओं में क्या होता है कि बहुत सारी रंध्र वाहिनियाँ होती है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ होती है, जो बहुत सारी जिनमें क्या ब्लड भरा रहता है, जिनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। वो क्या करता है कि जब ये इसमें एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन नामक का और इसमें सर्वाधिक क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। तो अपन कभी कभी कहते हैं कि आपके अंदर आयरन की मात्रा कम हो गई, मतलब आप में रक्त की कमी हो गई। उससे मतलब रक्त की कमी के अंदर अपन कह सकते हैं किसी मतलब बार बार चक्कर आना, BP वगैरह बनना, तो ये क्रिया यहाँ से ही ज़्यादा होती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो CO2 की मात्रा है वो CO2 की मात्रा सर्वाधिक अपने शरीर से बाहर निकलती है, CO के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है और कुछ मात्रा लगभग 10 से 20% अपने रक्त के साथ बाहर निकलती है और कुछ मात्रा लगभग 7 से 8% अपने प्लाज्मा के साथ बाहर निकलती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो CO2 का वाहक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होता है, रक्त के रूप में 10 से 20% होता है और जो अपनी प्लाज्मा है उसके रूप में लगभग 7 से 8% के समथिंग होता है।
तो ये अपनी मेन बातें हैं जो कंप्लीट हो गई। दोस्तों हमारा जो श्वसन तंत्र था उसकी कार्य प्रणाली, उसकी संरचना दोनों कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपनी एग्जाम है, एग्जाम में मोस्ट कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपनी कोशिका का श्वसन स्थल है, जो अपनी कोशिका है उसका श्वसन स्थल अपन किसको कहते हैं, ये कहते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भोजन को श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है, वो होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो अपनी होती है ग्रसनी, उस ग्रसनी जो जहाँ से आके मिलती है, ग्रसनी जहाँ से आके मिलती है वहाँ पे होता है एक अपना वॉइस बॉक्स होता है, इसे अपन कंठ कहते हैं। इस कंठ के पास में क्या होता है कि यहाँ से आके जो अपनी नली है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक को तो अपन कहते हैं विंड पाइप, एक को अपन कहते हैं विंड पाइप कहते हैं या श्वास नली कहते हैं, और जो दूसरी नली है उसको अपन कहते हैं फूड पाइप, उसको कहते हैं अपन फूड पाइप कहते हैं। कहने का मतलब एक नली तो अपनी भोजन की होती है और एक नली होती है विंड की होती है, मतलब जहाँ से अपन श्वास लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन भोजन खाते रहते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि अपन भोजन खाते रहते हैं और समझ लो कि हमारे पास किसी सोना बाबू का फोन आ गया, तो अपन क्या करते हैं कि उससे बात करने के चक्कर में बोल जाते हैं और कुछ श्वास अंदर ले लेते हैं। तो जो विंड पाइप है उस विंड पाइप के ऊपर एक प्रकार का ढक्कन होता है, उस ढक्कन को अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। तो श्वास आएगी तो वो ढक्कन खुलेगा और खुलते ही क्या होगा, जो अपन भोजन खा रहे थे वो भोजन क्या होगा, अपनी जो विंड पाइप थी विंड पाइप में प्रवेश कर जाएगा, अपनी श्वसनी में प्रवेश कर जाएगा। इसको प्रवेश करने के बाद जो अपनी कूपिकाएं थी वो कूपिकाएं क्या करती है, अगर श्वसन के अलावा, श्वास के अलावा और अन्य कोई पदार्थ आता है तो वो क्या करती है कि उसको वापस धकेलने का काम करती है। और जब तक वो एपिग्लोटिस से बाहर नहीं निकल जाए, जो अपना भोजन अंदर गया था वो इस श्वास नली से बाहर नहीं निकल जाए, जब तक अपन को हिचकियाँ आती रहती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, वो है कूपिकाएं हैं। ये कूपिकाएं क्या करती है, अपने जो श्वसन है उसका विनिमय करती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करें जो अपनी मानव है उस मानव की इकाई क्या होती है, उस मानव की इकाई होती है कोशिका, उसकी इकाई होती है कोशिका। तो ये अपने मोस्ट क्वेश्चन है 3-4 और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको पता है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस को अपन बाहर छोड़ते हैं। तो ये अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ और सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।